अखबार से मुझे शहर की सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा होता रहता था। पुलिस की सरगर्मियां अभी तक जारी थी और बेला भी अभी तक कोटपुतली ही में डेरा जमाए हुए थी। इसकी वजह से कई और आला पुलिस अफसरान भी यहाँ आए हुए थे। हमारे हवाले से रोज़ाना नित नई खबरें अखबारात में शाया होती रहती थीं। कोटपुतली में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद थे। ये वो लोग थे जो सदियों से नस्ल दर नस्ल इस इलाके में आबाद थे। इनके आबा व अजदाद ने इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर दोस्ती और सलामती का दीन इख्तियार किया था। लेकिन सदियों की तारीख़ ये भी शहादत फराहम करती है कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले ये लोग मसाइब और मुश्किलात का शिकार थे। तंग नज़र हिंदुओं ने इनका जीना हराम कर रखा था। नस्ली फसादात पूरे हिंदुस्तान में रोज़ का मामूल बन चुके थे। इन फसादात में ज़्यादा नुकसान मुसलमान ही का हुआ था। ज़्यादती का शिकार भी वही होते थे और कार्रवाई भी इन्हीं के ख़िलाफ़ होती थी। पुलिस इनकी फरियाद सुनने के बजाय हमलावर हिंदुओं का साथ देती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जीना और भी दुश्वार हो गया। इन्हें पाकिस्तान के ताने दिए जाते थे और हिंदुस्तान छोड़ देने को कहा जाता। इन मुसलमान पर पाकिस्तान का एजेंट और जासूस होने का इल्ज़ाम लगा देना तो बहुत आम सी बात थी। कोटपुतली में इस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। मैं चूँकि मुसलमान था और मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से अगवा कर खिलाया गया था और मेरे अगवा के पीछे जो मकासद कार फरमा थे वो हासिल नहीं हुए थे। इसके बरक्स मैं इनके लिए वबाल जान बन गया था और पे दर पे इन्हें नुकसान पहुंचाता रहा। इसलिए मुझे पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दिया गया। पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते तंग नज़र हिंदुओं ने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि मुझे मुसलमानों की हिमायत और हमदर्दियाँ हासिल हैं। मुसलमान मुझे पनाह देते हैं, इसलिए पुलिस अब तक मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। इस हवाले से अब तक कोटपुतली के मुसलमानों को भी तंग किया जा रहा था। मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जा रहे थे। ज़बरदस्ती इनके घरों में घुसकर तलाशी ली जाती और इन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता था। कोटपुतली के वो मुसलमान जिनके दूरों करीब के कोई अजीज़ पाकिस्तान में थे, इन्हें ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। पुलिस को यकीन था कि मैं किसी मुसलमान घराने में पनाह लिए हुए हूँ। इस रोज़ भी अखबार में एक ऐसी खबर छपी। पुलिस ने एक मुसलमान घराने में घुसकर तलाशी ली और तोड़ फोड़ की। एहतजाज करने पर घर वालों को ज़दोकोब किया और पुलिस वाले एक जवान लड़की को उठा कर ले गए थे। और फिर अगले दिन अखबार में यह खबर छपी कि पुलिस जिस लड़की को पूछगछ के लिए ले गए थे, इसने पुलिस हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अखबार ने ढके छुपे अल्फाज में एक और स्टोरी भी लिखी थी जिससे इस नतीजे पर पहुंचा कि इस लड़की के साथ ज्यादती की गई है। हो सकता है 4-6 आदमियों ने इसके साथ बलात्कार किया हो और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी हो। पुलिस ने अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इसकी लाश तीसरी मंजिल से फेंक दी और बयान जारी कर दिया कि इसने पूछगछ से बचने के लिए खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और मजीद सितम ये कि लड़की के कमसिन भाई और माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोई जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं था, लेकिन मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं अब खामोश नहीं रह सकता था। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर कुछ सोच कर रिसीवर रख दिया और रत्ना को अभी आया कहकर बंगले से बाहर निकल गया। सड़क के मोड़ पर जहाँ से मैं अखबार और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें भी लाया करता था, वहाँ एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक औरत बूथ में खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो बाहर निकली तो मैं बूथ में घुस गया। रिसीवर उठाकर मतलूबा सिक्के डाले और पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाने लगा। नंबर तलाश करने के लिए मुझे कोई जतन नहीं करना पड़ा। सामने ही एक लिस्ट लगी हुई थी जिस पर अहम मकामात के फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे। कॉल फ़ौरन ही रिसीव कर ली गई। मैं दहशतगर्दों के बारे में एक अहम इतला देना चाहता हूँ, किसी ज़िम्मेदार ऑफिसर से बात कराओ, मैंने हेलो के जवाब में कहा। 1 सेकंड बाद एक और भारी आवाज़ सुनाई दी। यस, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। तुम कौन? मेरा नाम नाजी है, मैंने कहा। मैं वो हूँ जिसकी तुम लोगों को तलाश है। तुम लोग मेरी तलाश की आड़ में बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हो। इन लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने किसी मुसलमान घर में पनाह नहीं ले रखी। जिस लड़की को तुम लोगों ने मौत के घाट उतारा है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके माँ बाप भी बेगुनाह हैं। बेला अभी तक इस शहर में मौजूद है, इस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। वो बेगुनाहों पर जुल्म न करे, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं अब तक फ़रार के रास्ते तलाश कर रहा था, लेकिन अब मैं यही रहूँगा और अगर आज के बाद ऐसा कोई वाक़या दोहराया गया तो इसका नतीजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा जाता रहा, लेकिन मैंने फ़ोन बंद कर दिया और बोझ से निकल गया। करीब ही 5 सिगरेट का कैबन था। मैंने 2 पान ख़रीदे और वापस चला गया।
रत्ना को जब मैंने इस फ़ोन के बारे में बताया तो वो बहुत नाराज़ हुई। क्या ज़रूरत थी सोए हुए कुत्तों को जगाने की? इसने कहा, अगर इन्हें पता चल गया कि फ़ोन कहाँ से किया गया है तो इस पूरे इलाके को घेरे में ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा। मैंने बहुत मुख्तसर सी बात की थी और फ़ोन बंद कर दिया था। इन्हें ये मालूम करने का मौका ही नहीं मिला होगा कि कॉल कहाँ से की गई है। हम देर तक अखबार में शाया होने वाली इस खबर के हवाले से इसी बेगुनाह लड़की की मौत और इसके घर वालों पर पुलिस के जुल्म के बारे में बातें करते रहे। इसी शाम अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद एक कार बंगले के सामने रुकी तो मैं चौंक गया। मेरे जहन में शुबहात सर उभारने लगे। कहीं पुलिस तो नहीं पहुंच गई, मगर मेरा शुबा बेबुनियाद निकला। वो समुद्रा थी और इसके साथ रूप सिहाय भी था। समुद्रा इसे हमसे मिलाने के लिए हिलाई थी। रूप सिहाय हमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन रत्ना को देखकर इसकी आंखों में उलझन सी तैरने लगी। मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, वो पुरसोच अंदाज में बोला। वो याद आ गया, माउंट आबू में शायद किसी रेस्टोरेंट में। रत्ना के चेहरे का रंग भी बदल गया, लेकिन इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं वहाँ जाती रहती हूँ, हो सकता है कभी आमना सामना हो गया हो, रत्ना ने जवाब दिया और किचन में घुस गई। मुझे भी रूप सिहाय का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हो सकता है इसे माउंट आबू में कहीं देखा हो। रत्ना चाय बना कर ले आई। राणा रणवीर सिंह शायद बाहर गाड़ी में ही बैठा था। मैं इसे वहीं चाय दे आता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। राणा हमारे साथ नहीं है, समुद्रा ने कहा। वो आज सुबह अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर गया है, परसों शाम तक वापस आएगा। वो दोनों रात 10 बजे तक रहे, खाना भी हमारे साथ ही खाया। रूप सिहाय ने कहा था कि अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हम बिला तकल्लुफ़ इससे कह दें। इनके जाने के बाद हम देर तक इसके बारे में बातें करते रहे। वो शायद रत्ना को पहचान गया था कि माउंट आबू में इसे प्रेम नरस रेस्टोरेंट में देखा था, मगर इसने अपनी बात पर जोर नहीं दिया। 2 दिन गुजर गए और फिर 11 बजे के करीब एक गाड़ी बंगले के सामने रुकी। इस वक्त बरामदे का बल्ब भी बुझा हुआ था। मैंने रत्ना को इशारा किया और खामोशी से बाहर निकल गया। इस वक्त कॉल बेल की आवाज़ गूंज उठी और आना रणवीर सिंह था। इसका इस वक्त आना बिलमकसद नहीं हो सकता था। समुद्रा ने इसे किसी खास वजह से भेजा हो। मैंने इसे गेट खोल कर अंदर बुला लिया। रत्ना भी इसे देखकर चौंके बगैर नहीं रह सकी। कोई ख़ास बात? मैंने अंदर आकर सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। 2 दिन पहले जयपुर में था, इसने कहा। वहाँ मैं माउंट आबू चला गया। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ देवी जी। इसने जेब से एक लिफाफा निकाल कर रत्ना की तरफ बढ़ा दिया। रत्ना ने लिफाफा खोला तो इसमें 2 फोटोग्राफ बरामद हुए। रत्ना का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। क्या हुआ, ये क्या है? मैंने पूछा। रत्ना के ऊपर वाली रंगीन तस्वीर माउंट आबू के प्रेम नरस रेस्टोरेंट के ड्रेस में थी। सीने पर रेस्टोरेंट का बैज भी लगा हुआ था। ये तस्वीर देखकर मेरी कनपटियाँ सुलग उठी और पूरे जिस्म पर चिमटियाँ सी रिंगती हुई महसूस होने लगी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि राणा रणवीर सिंह इस वक्त यहाँ क्यों आया था और ये तस्वीर हमें क्यों दिखाई थी। मैंने जब गेट खोल कर इसे अंदर आने की इजाज़त दी तो मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल लिया था। मैंने पिस्तौल निकालने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर राणा रणवीर मुझसे ज़्यादा चालाक और फुर्तीला साबित हुआ। इसने बड़ी तेज़ी से अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। नहीं नाजी साहब, इसके हलक से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगे। मेरा ये पिस्तौल शोर मचाना भी पसंद नहीं करता। अपनी जगह पर खड़े रहो। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगी और सनसनी की लहर पूरे जिस्म में फैलती चली गई और मैं बेहिसो हरकत अपनी जगह पर खड़ा राणा रणवीर सिंह की तरफ देखता रहा। राणा रणवीर सिंह के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दिल जैसे सीने में नहीं कनपटियों में धड़क रहा हो। दिमाग की नसों में तनाव सा पैदा हो गया। सूरत हाल अगरचे खासी संगीन थी, लेकिन मैं खौफज़दा नहीं था। खौफ का लफ्ज़ तो मैंने अरसा पहले अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया था। इस वक्त राणा के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझ पर जो वहशत सी तारी हुई थी, इसे मैंने फ़ौरन ही ज़हन से झटक दिया और लहजे को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए बोला, ये क्या मजाक है राणा? पिस्तौल हटाओ सामने से। ये मजाक नहीं मिस्टर नाजी, इसने मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। ये पिस्तौल असली है, इसमें 11 गोलियां हैं। तुम दोनों इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि तुम दोनों इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो। इसमें कोई शुबा नहीं कि हम इस वक्त तुम्हारे रहमो करम पर हैं, लेकिन ये मजाक मुझे पसंद नहीं आया। रूप सिहाय को पता चलेगा तो वो तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल देगा। ये पिस्तौल हटाओ सामने से। मैं तुम्हारी इस हरकत को मजाक समझकर भूल जाऊंगा और रूप सिहाय से इसका कोई जिक्र नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मजाक नहीं मिस्टर नाजी, इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम मुझे बार बार इस नाम से क्यों पुकार रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैंने कहा, मुझे ना तो कोई गलत फहमी हुई है और ना ही मैं किसी खुश फहमी में मुब्तला हूँ।
तुम्हें भी इस हकीकत का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि तुम वही पाकिस्तानी आतंकवादी नाजी हो जिसे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश कर रही है, और तुम्हारी ये दोस्त रत्ना है, माउंट आबू में प्रेम नवास रेस्टोरेंट की साबिक वेट्रेस। तुम दोनों इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। मेरे पास तुम्हारे नाजी और इसके रत्ना होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। ओ, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। रत्ना के बारे में इंकशाफ ने भी मुझे चौंका दिया था। फिर तो तुम बाकी बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो। अगर हम वो होते जो तुम समझ रहे हो तो रूप स्याह जैसा कट्टर देश परस्त शख्स हमें अपने घर में एक लम्हे को भी टिकने न देता। और सुमित्रा देवी, वो देश के दुश्मनों को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? अगर हम आतंकवादी होते तो वो पहले ही रोज़ हमें पुलिस के हवाले कर देती। मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूँगा। और अब बहस बंद, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास पिस्तौल है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे इस पिस्तौल की गोली कोई आवाज़ पैदा किए बगैर तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी। मैं गहरा सांस लेते हुए खड़ा हो गया। वो ऊपर से घूम कर मेरे पीछे आ गया और मेरी जेब से पिस्तौल निकालने के बाद मेरे लिबास को थपथपा कर यह इत्मीनान कर लिया कि मेरे पास कोई और हथियार तो नहीं। रत्ना पर इसने तवज्जो नहीं दी थी। इसे यकीनन इस बात का इल्म नहीं था कि रत्ना के पास भी एक अदद पिस्तौल मौजूद है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं था कि वो पिस्तौल इस वक्त रत्ना के लिबास में कहीं छुपा हुआ था या कहीं और रखा हुआ था। मेरे पिस्तौल पर कब्जा करने के बाद राणा एक बार फिर सामने आ गया। मेरे वाला पिस्तौल इसने पतलून की जेब में डाल लिया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। वो चादर उठाकर इसकी पट्टियां फाड़ो और अपने साथी के हाथ पुष्ट पर बांधो। राणा ने रत्ना को मुखातिब करते हुए सोफे पर पड़ी हुई चादर की तरफ इशारा किया। रत्ना खुशमगी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए दूसरे सोफे की तरफ बढ़ गई जिस पर चादर पड़ी हुई थी। राणा ने मुझे अपने पिस्तौल की जद में ले रखा था। इसे शायद रत्ना की तरफ से ज़्यादा खतरा नहीं था। रत्ना ने चादर उठाकर इसे इस तरह झाड़ दिया कि वो फैल कर रत्ना के जिस्म पर लिपट गई। इसका एक कोना रत्ना के कंधे पर अटक गया। रत्ना उल्टे हाथ से चादर को खींचने लगी। इसका दायां हाथ चादर में छुपा हुआ था और फिर दूसरे लम्हे कमरे की फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। रत्ना का पिस्तौल इसके लिबास में छुपा हुआ था और चादर की आड़ में इसे पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया। गोली राणा के सर के करीब से गुजर गई। फायर की अचानक आवाज़ से वो उछल पड़ा। मैंने इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया और किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। हवा में उड़ते हुए मेरे पैर की ठोकर राणा के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो खुद भी लड़खड़ा गया। वो एक लम्हे को बदहवास हो गया और इससे पहले कि वो संभल सकता मैं इस पर पलट पड़ा। राणा पुश्त के बल नीचे गिरा। मैं इसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ इसकी गर्दन पर दबा दिए और अंगूठों से इसका नरखरा दबाने लगा, मगर राणा ने मुझे पैरों से उछाल दिया। मैं उल्टी कलाबाजी खाता हुआ एक सोफे से टकरा गया। राणा बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी संभलने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। राणा लंबा तड़ंगा आदमी था और मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। इसने गालिबन लड़ाई की तरबियत भी हासिल कर रखी थी और ये बात मैं जानता था कि अगर मैं इसके हाथ आ गया तो मेरी हड्डियों का सुरमा बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। इसने हमारे हवाले से न जाने क्या क्या मंसूबे बनाए होंगे, लेकिन शिकार हाथ से निकलते देखकर वो बिफर गया था। रत्ना ने इसे पिस्तौल की जद में लेकर वार्निंग दी थी, लेकिन वह इस धमकी की परवाह किए बगैर मेरी तरफ लपका। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इसकी जद से बचाया और पलट कर इस पर हमला कर दिया। वो भी बड़ी तेज़ी से पलट कर मुझ पर हमलावर हुआ। इसका कौन-सा वजनी हथौड़े की तरह मेरे जबड़े पर पड़ा। मेरा दिमाग झंझना उठा। संभलने की कोशिश के दौरान मेरे कंधे पर एक और घुंसा पड़ा। मैं बेख्तियार करा उठा और नीचे झुकता चला गया। राणा ने मुझे उठाकर पटक दिया और बड़ी फुर्ती से पलट कर मुझे ठोकरें बरसाने लगा। रत्ना मुसलसल चीख कर इसे वार्निंग दे रही थी, गोली मार देने की धमकी दे रही थी, लेकिन राणा पर इसकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सांड की तरह बिफर गया। इसकी एक ठोकर मेरी पसलियों पर लगी। मैं चीख उठा, मगर मैंने फ़ौरन ही अपने आप को संभाल लिया और इसे अगली ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से इसका पैर पकड़कर मरोड़ दिया। वो एक पैर पर नाच कर रह गया और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। रत्ना की बदकिस्मती थी कि राणा इसके करीब गिरा था। रत्ना ने इससे बचने के लिए तेज़ी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर राणा ने इसकी टांगों को अपनी बाहों में लपेट लिया। रत्ना चीखती हुई नीचे गिरी। राणा ने एक ज़ोरदार झटके से मेरी गिरफ्त से अपना पैर भी छुड़ा लिया और वो सांप की तरह पलट कर रत्ना से लिपट गया। रत्ना ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए अपना पिस्तौल दूर उछाल दिया था, मगर वो खुद पूरी तरह राणा की गिरफ्त में थी। राणा इसे रुगेद रहा था और वो चीख रही थी। मैं अभी तक अपनी हवास पर काबू नहीं पा सका। सीने पर लगने वाली राणा की ठोकर से मेरा सांस बंद हो रहा था और दर्द की लहरें पूरे सीने में फैलती जा रही थी। रत्ना की चीखें सुनकर मैंने अपने आप को संभाला
और अपनी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर राना पर छलांग लगा दी और इसे सर के बालों से पकड़कर पीछे खींचने लगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि हम दोनों में से कोई एक भी राना के काबू में आ गया तो फिर हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक हाथ से राना को बालों से पकड़े पीछे खींचता रहा और दूसरे हाथ से इस पर घोंस से बरसाता रहा। मेरी कोशिश रायगा नहीं गई। मैं राना को पीछे खींचने में कामयाब हो गया और रत्ना इसकी गिरफ्त से निकल गई, लेकिन दूसरे लम्हे राना भैंसे की तरह टकराता हुआ पीछे की तरफ पलटा और मुझे रुगेता हुआ दूर तक ले गया। अब मैं राना की गिरफ्त में था। वो मेरे सीने पर चढ़ गया और दोनों हाथों से मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी गर्दन आईनी शिकंजे में जकड़ी गई हो। मेरा सांस घुटने लगा। ये सूरत हाल देखकर रत्ना तेजी से आगे लपकी थी। राणा ने लेटे ही लेटे इसके पेट पर लात रसीद कर दी। वो चीखती हुई दोहरी हो गई। राणा उठकर मुझसे लिपट गया। वो मुझे ज़मीन पर गिराने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही मेरे पेट में ज़ोरदार घुन से भी रसीद कर रहा था और फिर एक मौका मुझे भी मिल गया। मैंने सीधा हाथ इसकी गर्दन पर लपेट लिया। ये मेरा पसंदीदा दाव था। आज तक मेरा कोई हरीफ मेरे इस दाव से बच नहीं सका। राणा की गर्दन पर मेरे बाजू का शिकंजा सख्त होता गया। राणा ने अब मुज़ाहमती अंदाज इख्तियार कर लिया। वो अपनी तमाम तर कुव्वत मेरी गिरफ्त छुड़ाने पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरी ये गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि इसे आसानी से छुड़ाया जा सकता। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई करते हुए दीवार के करीब पहुंच गए। मैंने दोनों पैर दीवार के साथ टिका लिए। इस तरह मुझे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। मैंने इसकी गर्दन को एक के बाद दीगरे 2 झटके दिए। तीसरे झटके पर कड़क की आवाज़ उभरी। इसके हलक से निकलने वाली चीख फूट कर रह गई। मैंने एक और ज़ोरदार झटका दिया। राणा बुरी तरह पैर पटक रहा था। इसके पैरों की रगड़ से कालीन भी सिमट गया। सूरत हाल ऐसी थी जैसे कि जब भैंसे के गले पर छुरी चलाकर इसे काबू में रखने की कोशिश की जाए। मैंने बाजू की गिरफ्त इस वक्त तक ढीली नहीं की जब तक इसकी मुदाफ़त बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, और फिर एक झटके से इसे कालीन पर फेंक दिया। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं सोफे पर बैठकर हाँफने लगा। इस भैंसे की गर्दन मरोड़ने के लिए मुझे दांतों पसीना आ गया और सांस फूल गया। रत्ना एक तरफ खड़ी अजीब सी नज़रों से कभी राणा की लाश और कभी मेरी तरफ देखने लगी। मैं तकरीबन 5 मिनट बाद अपनी कैफियत पर काबू पा चुका। मैंने रत्ना से पानी मंगवा कर पिया और उठकर राणा की लाश का मुआयना करने लगा। इसके लिबास की तलाशी लेते हुए मैंने इसकी पतलून की जेब से अपना पिस्तौल भी निकाल लिया था। ये पिस्तौल इसने शुरू ही से कब्जे में लेकर अपनी जेब में डाल लिया था। बाद में इसका अपना पिस्तौल तो छिन गया था, लेकिन इसे ये पिस्तौल इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला था। रत्ना ने कालीन पर पड़ी हुई चादर उठाकर लाश पर डाल दी और किचन की तरफ चली गई। मैं कमरे के बाथरूम में आ गया और नल खोलकर मुंह पर पानी के छपके मारने लगा और फिर मैंने अपना सर नलके के नीचे कर दिया। ठंडे पानी से दिमाग की तपिश कुछ कम हुई। मैं तौलिए से सर को रगड़ता हुआ बाहर आ गया। रत्ना भी चाय के 2 कप लिए किचन से निकल रही थी। चाय पीते हुए मेरी नज़रें कॉफ़ी टेबल पर रखी हुई रत्ना की तस्वीरों की तरफ उठ गई। मैंने प्रेम निवास रेस्टोरेंट की ड्रेस वाली तस्वीर उठा ली। ये रंगीन तस्वीर रेस्टोरेंट के काउंटर के सामने खींची गई थी। काउंटर के पीछे कोई नहीं था, अलबत्ता पीछे की अलमारियाँ नजर आ रही थीं जिसमें क्रॉकरी सजी हुई थी। तस्वीर में रत्ना की कमीज़ पर लगा हुआ रेस्टोरेंट का मोनोग्राम भी साफ नजर आ रहा था। हैरत है, मैंने तस्वीर मेज़ पर रखते हुए रत्ना की तरफ देखा। इन लोगों ने इस रेस्टोरेंट से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कैसे की, लेकिन किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि होटल की इंतज़ामिया या किसी मुलाजिम के पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी होगी। अगर ये तस्वीर पुलिस के हाथ लग जाती तो अब तक कई बार अखबारात में छप चुकी होती। होटल की इंतज़ामिया या किसी और के पास मेरी कोई तस्वीर नहीं है, रत्ना ने जवाब दिया। तो फिर ये तस्वीर कहाँ से आ गई? मैंने कहा। मेरी ये तस्वीर तकरीबन 1.5 साल पहले सुजाता ने खींची थी, रत्ना ने जवाब दिया। सुजाता रहती भी मेरे साथ ही थी, लेकिन 1 साल पहले वो नौकरी छोड़कर अहमदाबाद चली गई। लेकिन राणा ने बताया था कि इसने ये तस्वीर रेस्टोरेंट की एक पुरानी मुलाजमा से हासिल की थी। मैंने कहा, इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया है। रत्ना बोली, हो सकता है सुजाता मेरे वहाँ से फरार होने के बाद वापस आ गई हो और इत्तेफाक से राणा से इसकी मुलाकात हो गई। इस तरह ये तस्वीर राणा के हाथ लग गई। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, मैंने कहा और अपना कप उठाकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। इस लाश का क्या करना है? रत्ना ने एक बार फिर पूछा। लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में एक ही बात समझ में आती है, मैंने जवाब दिया। इसे कार की डिग्गी में डालकर कार को कहीं दूर छोड़ दिया जाए। क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने कार को इस बंगले की तरफ आते हुए देख लिया हो? बाद में ये कार कहीं से मिलेगी तो पुलिस तफ्तीश करती हुई यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मैंने कहा। इस मुसलमान लड़की के पुलिस के हाथों कत्ल के बाद जब से तुमने टेलीफोन पर पुलिस को धमकी दी है, इसके बाद से पुलिस की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। जगह जगह चेकिंग हो रही है। लाश को कार की डिग्गी में डालकर
बाहर निकलना ख़तरनाक होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।